हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारी एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 की एनसीईआरटी का फर्स्ट जो एनसीईआरटी आपकी आज हम उसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा औपनिवेशिक शासन। तो पहले आइए हम इन जो शब्द है औपनिवेशिक, इसका अर्थ समझते हैं। तो औपनिवेशिक देखिए क्या होता है कि जब कोई एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट पर क्या करता है, हक जमा लेता है। हक किस सेंस में, जब उस पर कब्जा कर लेता है कि जो भी उसके संसाधन हैं वो किसके यूज में होंगे, इसके हितों में उसका यूज होने लगे, तो वो कहलाता है औपनिवेशिक। मतलब किसी एक देश को का दूसरे देश को अपने अधिकार में अपने स्वार्थ के लिए लेना, अपने हितों की पूर्ति के लिए लेना कहलाता है औपनिवेशिक। और ऐसी जो शासन पद्धति होती है, तो औपनिवेशिक शासन देखिए क्या होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पे प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता है अपने स्वार्थों की हितों की पूर्ति के लिए, तो उसे हम कहते हैं औपनिवेशिक शासन। ठीक, अब बात करते हैं कि अंग्रेज आए कैसे थे। ठीक, जैसे कि हमें सबको पता है क्या कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्यों कहते हैं, तो देखिए कि जो हमारा इंडिया जो है वो ग्रीनविच से किस डायरेक्शन में पड़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए जो ग्रीनविच के ईस्ट के देश हैं उनको ईस्ट लगा देते हैं, इसीलिए इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तब क्या था कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से, मतलब कि जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने महारानी एलिजाबेथ से चार्टर प्राप्त कर लिए थे। चार्टर वर्ड देखिए कहाँ पे इसका मतलब होता है कि चार्टर का मतलब होता है एक तरह से एकाधिकार, कि ईस्ट इंडिया या इंडिया के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अब इनके पास हो गया और कोई कंपनी इनके साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं आएगी। ठीक, तो उसका मतलब होता है चार्टर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अच्छा कभी आपने नोटिस किया अंग्रेज 1600 में आए थे, लेकिन क्या वो पहले यूरोपीय थे जो भारत आए थे? नहीं। तो आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा ने क्या की थी, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डी गामा ने क्या की थी, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी 1498 में। ये आप सबको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये कहाँ पे उतरा था आपका, कालीकट बंदरगाह पर, और वहाँ के राजा जमेरी ने इसका स्वागत किया था। क्यों क्यों इंडिया के बारे में धारणाएं थी कि वहाँ पे बहुत पैसा है, वहाँ पे बहुत सोना है, वो बहुत रईस है, जो था भी हकीकत में ऐसा था। ठीक, तो फिर क्या हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जैसे कि इसका नाम ही है कंपनी, ये एक व्यापारिक कंपनी थी। क्लास 8 एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें सिर्फ पूरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिलकर दोनों यही बताते हैं कि जो एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार के मकसद से आई थी, उसका मेन जो एम था, लक्ष्य, वो क्या था कि वो यहाँ पे व्यापार करेगी बहुत सारा और एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी। लेकिन क्या हुआ, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी या ऐसा क्या हुआ था कि एक व्यापारिक कंपनी पूरे देश पे शासन कर बैठी। ठीक, तो हम इस टॉपिक में अब आगे यही कवर करने वाले हैं। फिर देखिए क्या हुआ कि जब ये चार्टर के द्वारा ये आ तो गई कंपनी, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतना इजी नहीं था व्यापार करना, क्योंकि आपको पता है 12 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और मुगल साम्राज्य उस टाइम था, अच्छी खासी इसकी प्रतिस्पर्धा थी। ठीक, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, फ्रांस से डच जो भी जितने भी आए उनके बाद उन सबसे वो क्या किया, उसने जो है लड़ाई की, जीत थी गई, उसके बाद उसका अपना प्रभुत्व जो है स्थापित हुआ। तो वो कौन कौन सी घटनाएं थी जो मील का पत्थर हुई साबित ईस्ट इंडिया कंपनी के ठहरने में, या कह सकते हैं इसके शासन को बनाने में, तो हम उन पे एक नज़र आइए अब डालते हैं। क्या हुआ कि जब ये आई थी, जैसा कि बंगाल उस टाइम क्या था, बंगाल पे जो था नवाबों का शासन था, अगर आपको पता हो तो।
बंगाल पे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो नवाब थे इस पे कौन थे, मुर्शिद कुली खां। ठीक, 1722 24 में या 22 में इन्होंने क्या किया था, उस पर नवाब बने थे ये। तो उसके बाद जब 1757 में, जैसे कि हमें पता है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने किया क्या था कि 1696, ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसने क्या किया था, किला बना लिया था। कहाँ? बंगाल में। अच्छा, ये जो वर्ड है फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्ड निकला है फैक्टर से। फैक्टर बेसिकली उद्योग से रिलेटेड था। इसका मतलब क्या था कि जो ये किले कैसे बनते गए। आपने सोचा जब एक व्यापारिक कंपनी थी तो उसे किले बनाने की क्यों ज़रूरत थी? उसे किले बनाने की ज़रूरत इसलिए थी कि जहाँ पे वो व्यापार करती थी तो एक ऐसी जगह पर वो अपना रहने का हिसाब बनाती थी, या आप कह सकते हो कि ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पे उसे ईजिली मजदूर मिल जाए जो उसका वर्क कर सके, और जहाँ पे उसे व्यापार विनिमय आसानी हो। तो उन्होंने हुगली के किनारे क्या है, अपना जो है सबसे पहला किला बनाया था, जैसे आप कलकत्ता बोल सकते हैं, फोर्ट विलियम बोल सकते हैं। ठीक, हुगली के किनारे क्या किया था इन्होंने, अपना एक किला बना लिया था। तो बंगाल के जो नवाब थे वो इनसे खफा रहते थे। खफा क्यों रहते थे कि इनको जो है वो मुगल जो आपके सम्राट थे, कौन, फर्रुखशियर, फर्रुखशियर फर्रुखशियर ने क्या किया कि इन्हें चार्टर दे दिए थे कि अब जो कंपनी है वो बिना शुल्क अदा करे नवाबों को व्यापार कर सकती है, वो शुल्क पर व्यापार पर शुल्क नहीं देगी। लेकिन जो नवाब थे, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, नवाब ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। बेसिक ये शासन जो है इसके फर्रुखशियर के अंडर में करते थे, सम्राटों के, लेकिन ये जो अपना शासन करते थे वो स्वतंत्र रूप से करते थे। तो जो नवाब थे और कंपनी, इन दोनों में हमेशा क्या होता था, आप कह सकते हो तकरार होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी छोटी छोटी बातों पर। क्यों? क्योंकि नवाब चाहते थे कि कंपनी जो है वो कर अदा करे, लेकिन कंपनी जो थी उन्हें फर्रुखशियर से क्या थे, चार्टर प्राप्त हो चुके थे कि वो बिना शुल्क दिए भी उनके सल्तनत में क्या है, व्यापार कर सकते हैं। एक तो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट था इनमें, ये था द्वंद। दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्रुखशियर ने जो चार्टर दिए थे, वो दिए थे किस लिए कि जो कंपनी जो है, कंपनी एज ए संघ, कंपनी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, लेकिन जो चार्टर थे जिन्हें दस्तक कहते हैं, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, दस्तक, ये एक तरह के पास होते थे, ठीक, बिना शुल्क के भी व्यापार करते थे। इन दस्तक का यूज जो कंपनी थे, कंपनी के जो लोग थे या अफसर थे, वो निजी व्यापार के लिए भी करने लगे, तो वो निजी व्यापार में भी शुल्क अदा नहीं करते थे। तो नवाब और कंपनी, इनमें जो झगड़े का कारण था ये यही था। उसके बाद आता है 1757। 1757 आता है फिर। ये देखिए, ये जो आपकी डेट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, 1757 आपका ईयर, कि बेसिकली यही वो ईयर था जब पता चल गया कि कौन जो है बंगाल का जो नवाब होगा, या जो बंगाल पे आधिपत्य होगा वो किसका होगा। 1757 में कौन था नवाब, था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1757 में नवाब थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी, इनके बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। किस लिए झगड़ा हुआ कि कंपनी जो है अब लगान नहीं दे रही थी, लगान या आप कर कह सकते हो, कंपनी कर नहीं देना चाहती थी, और सिराजुद्दौला अड़े थे कि कंपनी को कर देना ही पड़ेगा। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्यों इंपॉर्टेंट है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, पहले कंपनी का जो कलकत्ता था, इनका जो फोर्ट था, उन पे कब्जा कर लिया, सारी चीज़ें तोड़ दी गई। लेकिन सिराजुद्दौला की कमी क्या थी कि उसने कम करके आका किसको, कंपनी को। फिर उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास प्रेसिडेंसी से बुलाए गए, और उसके बाद इन्होंने उस अटैक किया, और उसके बाद सिराजुद्दौला हार गया।
सिराजुद्दौला के हारने के जो पीछे रीज़न था सिर्फ ये नहीं था कि कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव बहुत तेज थे, उसका रीज़न ये भी था कि जो इनका सेनापति था मीर जाफर जिसे कहते हैं, वो अंग्रेजों से जाके रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिल गया था। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे ये बोला था कि सिराजुद्दौला के बाद आपको नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर की सेनाएं सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ी ही नहीं थी, इस वजह से सिराजुद्दौला हार गए और बाद में इनको मरवा भी दिया गया मीर जाफर के पुत्र ने। उसके बाद क्या है, मीर जाफर जो है नवाब बन गए, लेकिन पता चल गया रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस टाइम, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। बेसिकली अब ये कठपुतली नवाब बन चुके थे, जैसे कि कंपनी चाहती थी कठपुतली नवाब बिठाना। कठपुतली क्या होता है कि जो अपने हमारे इशारों पे नाच सके। तो मीर जाफर वैसे बन गए, लेकिन जो भी नवाब बनते गए उनको पता चलता गया कि कंपनी की जो आकांक्षाएं थी वो बढ़ती ही जा रही थी। आकांक्षाएं मतलब इच्छा, वो बढ़ती ही जा रही थी। वो और ज़्यादा तोहफे मांगते, और ज़्यादा इनसे सोने के सिक्के वगैरह मांगते। लेकिन क्या था कि ऐसा तो नहीं कि हर बार पूरी ही कर पाए, और कर भी नहीं देते थे। तो जो आपका इनका कोष था बंगाल का, वो खाली होता जा रहा था एक तरह से। उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम जो है नवाब बने। मीर कासिम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, हम इन सब। मीर कासिम जो थे वो 1764 में नवाब बने थे। ठीक, 1764 में क्या हुआ कि मीर कासिम ने एक फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कह दिया, क्यों? क्योंकि जब कंपनी शुल्क नहीं देती थी तो उसको फ़ायदा होता था, और जो देसी व्यापारी थे वो पिछड़ते जा रहे थे। और उनके साथ इतना भेदभाव क्यों, जब वो देश के होकर शुल्क दे सकते हैं। तो मीर कासिम ने क्या किया कि जो व्यापारी जो देसी थे उनसे इन्होंने कर सारे समाप्त कर दिए कि अगर कंपनी कर नहीं दे रही है तो आप भी कर मत दो। उस टाइम जो अंग्रेज थे वो एक आप कह सकते हो रौब में थे कि इनकी बराबरी हमारे साथ कैसे कर दी, हम कर नहीं देंगे तो ये भी कर देंगे। इसी बात से क्या हुआ, कंपनी खफा हो गई। और उसके बाद 1764 में कंपनी और मीर कासिम के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। और जो हमें 1757 वाला पढ़ा था डेट में, वो था प्लासी का युद्ध। ठीक, बक्सर का युद्ध होता है। इसमें जो मीर कासिम की हेल्प करते हैं कौन, शाह आलम द्वितीय। ये कौन थे उस टाइम, मुगल सम्राट थे और अवध के नवाब जिनका नाम सुजाउद्दीन कुछ था। ठीक, ये क्या करते हैं, मीर कासिम के साथ लड़ते हैं, और कंपनी क्या करती है, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा देती है। अगर आपको पता हो तो शाह आलम वही सम्राट है जो अंधे थे, मतलब इनको अंधा कर दिया गया था। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सम्राट थे, मुगल सम्राट, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचती जा रही थी कुछ ना कुछ, कि शाह आलम को अंधे की जन्मांध नहीं थे बल्कि इन्हें अंधा किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध हुआ, इन तीनों की संयुक्त सेना हार गई। अब कंपनी ने सोचा, जो क्लाइव थे उस टाइम, उन्होंने सोचा क्या कि अब हमें ही नवाब बनना पड़ेगा। ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक बोला गया कथन था, हमें ही नवाब। उस टाइम नवाब जो वर्ड यूज होता था, नवाब का ही अंग्रेजी वर्जन बन गया था, नवाब बनना पड़ेगा। क्यों? अब कंपनी जो है 1765 में खुद से ही नवाब बन गई। अब जब कहते हैं ना कि इतनी बड़ी जीत मिली थी उन्हें, उस टाइम में क्लाइव ने लिखा भी था। अगर आप क्लाइव को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लाइव ने ये लिखा था कि मैं हैरान था कि जिस तरह से जहाँ अकूत दौलत थी, जहाँ से मैं गुजर रहा था, लोग मेरी एक एक मुस्कान पर गिरेबान तक खींच रहे थे, मेरी एक मुस्कान के लिए सब तरस रहे थे, तो ऐसा मैं इतना संयम कैसे बरत पाया। क्लाइव ने ये अपनी जो बोला था, कहाँ, संसद में, ब्रिटिश संसद में, जब उनको भ्रष्टाचारी आरोप लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब 1765 में जो है क्या, अब जो कंपनी थी वो नवाब बन गई थी। कंपनी का क्या था कि देखिए बेसिकली ये व्यापारी थे, नवाब तो ये इजीली बन गए। ये सिर्फ वो था कि ये मलाई मलाई खाना चाहते थे और काम कुछ करना चाहते नहीं थे। वो कैसे, वो हम अभी जो है बता। अब 1765 में नवाब बन गई थी कौन, कंपनी। देखिए बंगाल जो अपने आप में एक बहुत ही रईस सूबा था, या कह सकते हैं बहुत अमीर था वो, अब इनके पास दो फायदे हो गए। क्या
एक तो अब तक इन्हें जो व्यापार करते थे उसके लिए सोना चांदी कहाँ से, ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, उससे खरीदते थे फिर व्यापार करते थे। अब इन्हें मंगाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि जो बंगाल से राजस्व मिलता है ये उसी राजस्व पे डिपेंड हुए और उस राजस्व से उन्हीं का कपड़ा खरीदते और वही बेचते। तो इस तरह से इन्होंने बंगाल को दोनों हाथों से लूटा। बंगाल बहुत कंगाल हालत में पहुँच चुका होगा उस टाइम। इवन कहा भी जाता है कि 1770 में बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था और वहाँ उसकी 1/3 आबादी जो है समाप्त हो गई थी भूख से। तो आप जान सकते हैं कि इतना रिच जो था बंगाल, वो कैसे एकदम कंगाल हालत में पहुंच गया था, उसको बहुत लूटा गया था। उसके बाद क्या करते हैं, ये सेम टाइम पीरियड में ही एक शक्ति और थी जो उठ रही थी, वो थी मैसूर की। मैसूर इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये वो घटनाएं हैं जहाँ से अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा। ठीक, मैसूर जो थे, क्या आपको सबको पता है जो मैसूर के थे वो कौन थे, हैदर अली। 1761 में इनका टाइम पीरियड था, 1761 में ये बने थे और 1782 में इनकी जो है 1761 से 1782 तक के रहते, इनकी डेथ हो गई थी। हैदर अली देखिए कौन थे, ये बहुत एक सैनिक थे, इन्होंने बहुत ही छोटे पद से अपनी शुरुआत की थी और फिर क्या है ये मैसूर के शासक तक बन गए थे। इन्होंने ही कहते हैं कि डिंडीगुल, एक जो आपने सुना होगा, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार जो है वो हैदर अली ने ही खुलवाया था। फिर इनके पुत्र हुए थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। इन दोनों के टाइम में ही मैसूर के साथ अंग्रेजों के कितने 4 युद्ध हुए, जिसे आंगन मैसूर युद्ध भी कहा जाता है। एक हुआ था 1767 से 69 के बीच, जैसे कि इनका टाइम पीरियड है, हैदर अली थे तो ऑब्वियसली हैदर अली के साथ हुआ होगा। फिर हुआ था 1780 से 1784 के बीच, इसमें इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1790-92 में हुआ था, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुए हैं, बाकी के जो बचे हैं वो टीपू सुल्तान के साथ हुए हैं। और फिर एक हुआ था 1799 का युद्ध। यह युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था। ये हुआ था कि इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान थे उनकी डेथ हो गई थी और मैसूर पे जो कब्जा हो गया था, किसका, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और इस पे क्या है, सहायक संधि इस पे भी थोप दी गई थी, जिसे आप श्रीरंगपट्टम का भी बोल सकते हैं, श्रीरंगपट्टम। क्यों कहते हैं ना, श्रीरंगपट्टम के द्वार पे टीपू लड़ते लड़ते मारे गए, ये बहुत फेमस एक वो है। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हैदर अली के ये पुत्र थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा आधुनिक थी, क्योंकि फ्रांस की हेल्प से इन्होंने बहुत ज़्यादा सेना का आधुनिकीकरण किया था। इन्हें शेर मैसूर भी कहते हैं। शेर मैसूर इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत ही फेमस कथन था, वो ये था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जियो। तो इसलिए इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। अच्छा, इनके काल में जो उस टाइम पे जो हालत थी और जगह के किसानों की, टीपू सुल्तान जब उनकी डेथ हुई थी तो जो अंग्रेज गए थे उन्होंने देखा कि मैसूर का किसान बहुत ज़्यादा सुखी था, समृद्ध था बाकी किसानों की तुलना में। तो आप जान सकते हैं उन्होंने कितने अच्छे डेवलपमेंट के कार्य किए होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मैसूर का चैप्टर देखिए यहाँ पे क्लोज हो जाता है। मैसूर पे क्या है, अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है और मैसूर पे भी ये लोग सहायक संधि थोप देते। उसके बाद आता है मराठे। 1761 का टाइम पीरियड चल रहा होता है। ठीक, ये सेम टाइम पीरियड की बात करें, देखो 1761 में हैदर अली थे, यहाँ पे मराठे थे और उधर जब ये जो कंपनी थी वो जो आपका बक्सर का युद्ध वगैरह हो रहा था 1764 में। तो सारी चीज़ें देखेंगे, टाइम पीरियड जो है कंटेम्प्रेरी है एक दूसरे के। 1761 में जो मराठे थे वो भी बढ़ चुके थे बहुत ज़्यादा, उसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ इत्यादि। ठीक, मराठी इनमें बढ़ चुके थे और इनका जो पेशवा था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पेशवा कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था, ये पुणे में बैठता था उस टाइम, पुणे में ये रहता था। अंग्रेजों के भी क्या हुआ, मराठों के साथ भी इनके बहुत ज़्यादा युद्ध हुए। एक हुआ 1782 में, उसमें साल भाई की संधि हुई। साल भाई की संधि में कैसा खास कुछ हुआ नहीं, दोनों में से ना तो कोई हारा ना ही कोई जीता, आसानी से इन्होंने संधि कर ली कि हाँ चलो मिलजुल के रहते हैं। 1803 से 5 में सेकेंड युद्ध हुआ। उसके बाद 1817 और 19 में थर्ड युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध जिसको थर्ड बोलते हैं। ये बहुत निर्णायक रहा। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मराठों के साथ भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं किया। इनका जो पेशवा था उस टाइम पे, पेशवा
जो है नाना साहेब जो थे उनके पिताजी बाजीराव, ठीक, उनको क्या किया, पेशवा को इन्होंने पूरे से उठा के कहाँ बिठा दिया, बिठूर। बिठूर कहाँ पे, कानपुर, ठीक। और इनके पुत्र को ही जो नाना साहेब थे, कंपनी ने उनको अगला पेशवा नियुक्त करने से मना कर दिया और उनको पेंशन भी नहीं दी गई। ये हम तब पढ़ेंगे जब 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे आप, ठीक। तो ये था इनका मराठों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और इस तरह से मराठों का भी खात्मा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं उसके टाइम पे, जो टाइम पीरियड आता है किसका, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए जो अंग्रेजों की जो नीति थी ना उस टाइम तक बहुत अलग हो गई थी, क्योंकि इन्हें इन युद्धों में विजय मिलती जा रही थी, तो ये खुद को सर्वोच्च मानने लग गए थे। 1813 से 23 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। इनकी जो मेन थी सर्वोच्चता की नीति थी। सर्वोच्चता की नीति के अंतर्गत क्या था कि ये खुद को सर्वोच्च मानते थे, जैसे कि उस टाइम पे हुआ था। तो क्या अब सब लोग तो ऐसा नहीं मानेंगे ना, अब ऐसा भी नहीं कि जहाँ पे कब्जा करेंगे वहाँ पे इजीली लोग होने देंगे, कुछ लोग रिवॉल्ट भी करेंगे। तो 1824 में क्या किया, 1824 में क्या किया इन्होंने, कर्नाटक पर जो है हमला बोल दिया। कर्नाटक पे भी जो है इसको उन्होंने अपने में मिलाना चाहा, लेकिन वहाँ की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा, इन्होंने हथियार उठा लिए, रानी चेन्नम्मा ने, ठीक। जैसे अंग्रेजों की उस टाइम बहुत ज़्यादा इनकी सेना बहुत आधुनिक थी, तो रानी चेन्नम्मा बेशक हार गई, ठीक। 1824 में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 1829 में इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन इस चीज़ से एक बात साफ हो गई कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ही मांगना चाहेंगे वो उन्हें आसानी से मिल जाएगा। मतलब एक लेडी ने भी उस टाइम पे हथियार उठा ली, तो आप मान सकते हैं कि उस टाइम सब लोगों के मन में कितनी भावनाएं रही होंगी विद्रोह की, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए। और शायद अगर रियासतें आपस में बटी हुई ना होती तो यहाँ पे राज कभी कर भी नहीं पाते। उसके बाद देखिए जब इन्हें ऑलमोस्ट सारा हिंदुस्तान इनके अंडर में आ ही गया था, जो नहीं था वो अप्रत्यक्ष रूप से ये शासन कर रहे थे, छोटी छोटी रियासतें, हर जगह सहायक संधि थोप दी गई थी। उसके बाद क्या होता है कि ये अच्छा आप नॉर्मली जब देखेंगे उसके बाद क्या, इन्हें रसिया का बहुत डर रहता है कि एशिया, जो मध्य एशिया है वाला भाग क्रॉस करके रशिया ना आ जाए। तो इनका जो मेन मकसद था कि अब ये अफगान और सिंध को भी कब्जे में लेना चाहते थे। तो 1838 में क्या किया, इन्होंने अफगान पे हमला बोल दिया और 1842 में इन्होंने क्या किया, अफगान को अपने नियंत्रण में ले लिया। अच्छा इसको पूरी तरह कभी शासित नहीं कर पाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ देते थे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन एक तरह से इनका वो रशिया वाला भी डर खत्म हो गया। उसके बाद 1843 में इन्होंने सिंध पर भी कब्जा ले लिया, ठीक। ये तो अब पाकिस्तान में है सिंध, ठीक। सिंध का वही पार्ट है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो सिंध कहलाता है। उसके बाद क्या हुआ, अब बचा था एक राज्य, वो था क्या, पंजाब। फिर क्या हुआ, उसके बाद 1899 में एक राज्य बचा था, कौन सा, पंजाब। देखिए जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक तो ये उस पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई तो इन्होंने पंजाब को भी निशाना बना लिया और पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। किसने, अंग्रेजों ने। तो इस तरह से इनके अंडर में जो है वो पंजाब भी आ गया। अब पंजाब भी आ चुका था, ठीक। ये 44 है, ठीक है, 44। अब आप देखेंगे ये टाइम पीरियड किसका है, डलहौजी भी आपके आ चुके थे, कब, 1848 में, और 1856 से रहे थे। अब 1856 तक ये क्यों रहे थे, क्योंकि इन्होंने ऐसी विलय नीति लाई थी, ठीक। उसके बाद तो रिवॉल्ट ही हो गया था, इनकी जो है आधे कारनामों का जो फल है वो रिवॉल्ट हुआ था। तो 1848 में जब डलहौजी आए तो ये लेकर आए अपनी विलय नीति। विलय नीति में देखिए क्या था, इनकी विलय नीति में मोस्टली उसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से कहते हैं कि किसी राज्य में अगर उत्तराधिकारी ना हो, ठीक, उत्तराधिकारी मतलब किसी राजा के अगर बेटा ना हो तो क्या है, ये उसे अंग्रेजों के अंदर मिला लेंगे। उसका जो दत्तक पुत्र होगा, ना तो रानी को और ना ही उसके दत्तक पुत्र या पुत्री को ये उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं देंगे। ये थी इनकी विलय नीति, ठीक। और वैसे इन्होंने एक और दी थी, फूट डालो राज करो, वो भी आप मान सकते हो, डलहौजी का ही श्रेय दिया जाता है उसको भी। विलय नीति इन्होंने दी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो है रियासतें मिलाना शुरू कर दी। अब इनका मानना ये था कि कैसे भी बस ये पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते थे, चाहे वो कैसे भी हो। तो पहली जो रियासत थी वो थी सतारा,
ये पूछा जाता है क्रम में कि कौन कौन सी रियासतें थी जिनको क्रम में लगाइए कि जो विलय नीति के अंतर्गत आई थी। सतारा को इन्होंने क्या किया, 1848 में मिला लिया। उसके बाद संबलपुर, जयपुर, इसका ही अगला ग्रास बना क्या, नागपुर, और हाँ झांसी। इसे आप कैसे भूल सकते हो, झांसी। ये टाइम पीरियड था कब, झांसी को बनाया था इन्होंने कब, 1854 में। देखिए ये जो इनकी विलय नीति थी वो जो उत्तराधिकार वाली प्रॉब्लम थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो उनके नियम थे उनके अकॉर्डिंग सतारा, संबलपुर, जयपुर, नागपुर और झांसी को ये मिला पाए 1854 में। आपको पता है महारानी लक्ष्मीबाई द ग्रेट लेडी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हथियार उठा लिए। अब उसके बाद क्या, एक इकलौता राज्य बता क्या, अवध। अच्छा अवध क्या था, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद से जो अवध के नवाब थे वो अंग्रेजों के मेनली वफादारी रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया। अवध पर भी सहायक सदी थोपी गई थी 1801 में और इनका भी आधा राज्य इन्हें देना पड़ गया था। उसके बावजूद भी अवध ने ऐसा कुछ नहीं किया जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। लेकिन जो डलहौजी जो अपनी विलय नीति के तहत अंधे हो चुके थे, उनका मानना था अवध में तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर्क ही नहीं कर रहा था, तो क्योंकि नहीं अवध को भी मिलाना था। तो इन्होंने ना एक नया ड्रामा किया, वो था क्या कि अवध में कुशासन का आधार इन्होंने दे दिया। कुशासन मतलब जो यहाँ के नवाब हैं वो जनता को गरीबी से नहीं उबार पा रहे हैं और वो ठीक से शासन करने के लायक नहीं है, यहाँ कुशासन हो गया है। तो इस नियम को लगाकर इन्होंने अवध को भी 1856 में हड़प लिया। ठीक, तो ये था इनका विलय नीति के अंतर्गत इन्होंने हड़पा। अभी जो 1856 में इनका अवध का हड़पना था ये इनके लिए बहुत खतरनाक हुआ। जो अब 1857 का हम रिवॉल्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्ट, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जो है टर्म्स रह गए हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए फिर आया था, जैसे आपको पता है जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने कुछ वर्क करवाए थे। एक था क्या, 1773। आपको पता है 1773 में आया था क्या, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इनके में आया था। वैसे अगर आप इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो 1773 से 1785 तक इनका टाइम पीरियड था। देखिए वैसे तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो एक मेन वर्क था वो था इनका कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, ये था 1774 में, ये बना भी कहाँ पर, कलकत्ता में, कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। इन्हें जो याद किया जाता है, इन्होंने न्याय क्षेत्र में सुधार किए थे। अब ये न्याय क्षेत्र में इन्होंने सवाल, एक तो यही कि कलकत्ता में जो है न्यायालय बन गया। इन्होंने जो न्यायालय थे उनको दो भागों में बांट दिया था, फौजदारी और दीवानी। जो आप भी देखते हो, अगर अभी भी न्यायालय जो है वो फौजदारी और दीवानी टू टाइप के पड़ते हैं। हम जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं ना, तो देखिए फौजदारी में तो होते थे कौन, काजी, मुफ्ती, ठीक, ये लोग जो है न्याय करते थे। जो दीवानी होते थे वो आजकल जो सिविल सर्विस में जो डीएम वगैरह निकलते हैं जिसे हम कलेक्टर बोलते थे, वो कलेक्टर के अंडर में होते थे। और ये कलेक्टर कौन होता था, यूरोपियन होता था कोई, ठीक, यूरोपियन कलेक्टर होता था, उसके अंडर में ये काजी मुफ्ती रहते थे और दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अंडर में रहते थे। तो इनका एक तो ये इनका वक्त था। ठीक, दूसरा क्या था, कलकत्ता में ही इन्होंने अपीलियन न्यायालय, निजामत अदालत, जो आपने सुना है ना, वो उनकी जो वर्ड याद रखना बस आप, कलकत्ता में अपीलियन और निजामत जो है अदालत होती थी, जो फौजदारी और दीवानी से रिलेटेड थी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 1857 का रिवॉल्ट। ठीक, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट, विद्रोह। कुछ लोग इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उनमें से वीर सावरकर प्रमुख है। ठीक, जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब बात करते हैं कि विद्रोह पढ़ने से पहले एक टर्म है मस्कट।
ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मस्कट क्या होता है। तो देखिए एक तरह की बंदूक थी, लैस बंदूक थी, जो यूरोपीय जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उनके पास रहती थी। अब 1857 की रिवोल्ट की वजह क्या थी? देखिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक तो क्या कि अवध का विलय हो चुका था। अब अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें बहुत सारे सिपाही अवध से थे, ठीक। तो उन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, मतलब अवध के नवाब को वो लोग बहुत प्यार करते थे, जो अवध का नवाब था, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अवध का इन्होंने विलय कर लिया, बिना किसी ठोस आधार पर इन्होंने अवध का विलय कर लिया 1856 में, अगर आपको टाइम पीरियड इसका याद हो तो, ठीक। दूसरी वजह क्या रही कि जो सिपाही थे वो अवध से थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो सिपाही है वो किसान नहीं हो सकता, क्योंकि सिपाही भी मोस्टली किसान ही थे या किसान की फैमिली से ही आते थे। किसानों पे जो इन्होंने कर लगा दिए थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे, जनता करों की वो से दबी जा रही थी, और ये खेती पे खर्च करना चाहते नहीं थे, बस लगान जो है बता दिया कि इतना आपको देना है। और बीच में जमींदारी प्रथा भी, जो जमींदार होते थे वो भी उनसे किसानों से लूट खसोट करते थे, तो किसानों पर डबल मार पड़ रही थी। फिर जो सिपाही थे वो भी तो किसान थे एक तरह से, एक तो ये हो सकता है। तीसरा इन पे जो लॉन्ग टर्म रीज़न थे वो एक था कि इन पे लगता था कि जो भारत की जो संस्कृति है उससे ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब भारत की संस्कृति से कैसे छेड़छाड़ इन पे ये क्यों लगते थे? अगर आपको पता हो उस टाइम तक सती प्रथा बैन हो चुकी थी 1829 में। हम जब ये कार्य पढ़ेंगे इनके जो अच्छे कार्य थे उसमें ये चीज़ आएगी, सती प्रथा बैन हो चुकी थी। फिर क्या, ये जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, ये इनका मानना था। इवन एक मैकाले हुए हैं, लॉर्ड मैकाले, जो स्पेशली शिक्षा के से रिलेटेड थे, मैकाले समिति आपने पढ़ी होगी। तो उनका ये भी कहना था कि समूचे भारत और अरब का जो साहित्य है वो यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी में रखी हुई एक किताब के बराबर है या उससे भी कम है। तो आप मान सकते हैं जो भारत कभी विश्व गुरु रहा था उसके बारे में ऐसी बातें सुनना, जो प्राचीन लोग थे, जो रूढ़िवादी सोच के थे, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या, इन्होंने सती प्रथा बैन कर दी थी। इससे ये पता चलता है कि ये हिंदुओं की जो परंपराएं हैं ये उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। अंग्रेजों के ये जो आरोप लगे थे, ठीक। कुछ इनमें से सही भी थे, कुछ गलत भी थे। जो हम आज की नज़र से देखें तो वो शायद सही थे, जैसे सती प्रथा, आप इसे नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन उस टाइम पे ये लोगों को गलत लगा होगा क्योंकि उनकी परंपराएं और मान्यता बहुत गहरी थी। उसके बाद आता है धर्म परिवर्तन। ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। धर्म परिवर्तन अच्छा किससे? ईसाई मिशनरियां भारत में आ रही थी। एक क्या, एक ये भी था, जो नीची जातियां थी या जो शूद्र थे या जिन जातियों को उचित सम्मान नहीं मिलता था, उनके बारे में था कि अगर आप ईसाई बनते हो तो आपको सम्मान मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या, जो भूमिहीन मजदूर थे या भूमिहीन किसान थे जिनके पास भूमि नहीं थी, तो अंग्रेज ये लालच देते थे कि अगर आप ईसाई बनते हो तो आपकी जो भूमि है उस पर आपको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। तो एक तरह से ये धर्म परिवर्तन कराने जैसा हुआ, ये यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये तो थे वो जो लॉन्ग टर्म रीज़न थे। झांसी का विलय भी आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि झांसी भी आपका रिवॉल्ट में जो है शामिल था। जो एक रीज़न और था, यहाँ पड़ा है लॉन्ग टर्म रीज़न। ऐसा नहीं होता कि कोई ज्वालामुखी फूटता है तो एकदम उसमें सारा लावा पिघल गया, वो एकदम फूट गया, नहीं। धीरे धीरे लावा बनता है ना। तो ये वो टर्म थे जो ज्वालामुखी के लिए लावा तैयार कर रहे थे, ठीक। ज्वालामुखी फटा क्यों वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये करते हैं कि और कौन कौन से इसके रीज़न थे। फिर क्या देखिए, जैसे कि हम 1857 रिवॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, रिवॉल्ट, एक तो रीज़न यही था इसमें लावे का, ठीक। दूसरी चीज़ क्या थी इनमें कि जो यूरोपीय सिपाही, जैसे अंग्रेजी सेना थे, कई बार हम कहते हैं कि अंग्रेजी सेना, तो अंग्रेजी सेना में भी दो तरह के सिपाही थे। एक होते थे कौन, भारतीय सिपाही, जो भारतीय से जो है भर्ती होते थे, इनमें भी भारतीय सिपाही होते थे। और दूसरे होते थे यूरोपीय सिपाही। आज ही आपका शायद भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ती थी, इवन जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी अंग्रेजी सेना, तो मैं ये मान के बैठ जाती थी अंग्रेजी सेना मतलब वो सारे यूरोपीय सिपाही थे। तो ठीक है, दो तरह के सिपाही होते थे, भारतीय सिपाही और यूरोपीय सिपाही। भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय सिपाही जो उनके समकक्ष होता था उससे कम वेतन मिलता था, और उनको हीन दृष्टि से ये लोग देखते थे। उनको खाना भी उतना अच्छा नहीं मिलता था, इनको ज़्यादा इज्जत मिलती थी और इनको कम, इनके तुलना में। तो एक सिपाहियों के भीतर रोष इस वजह से भी था। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण की। तात्कालिक कारण क्या था?
तात्कालिक कारण ये था, एक तरह से तो भारतीय सिपाही जो थे, बहुत सारी जो हम घटनाएं पढ़ चुके हैं, उन घटनाओं की वजह से इन समय पहले ही रोज था। ठीक, तात्कालिक कारण एक ये था कि तभी एक नई तरह की बंदूक आई थी, और उस बंदूक का जो कारतूस था, ठीक, जो गन की जो होती है ना आपकी बुलेट, उनको ये मुंह से खोलनी थी। किसको? सिपाहियों को मुंह से खोलनी थी। तो उसमें ये था कि वो मुंह से खोलनी थी, तो उसमें ये अफवाह फैला दी गई, या हो सकता है ये सच भी हो, ये एक मिथ है, ठीक, कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई होती थी। तो अगर जो सिपाही थे, गाय जो होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, ठीक, तो गाय की चर्बी है, मतलब हिंदुओं का जो है इससे धर्म का जो है वो हो रहा है, धर्म संकट हो गया उनके लिए। और जो सुअर होता है वो मुस्लिमों के लिए अपवित्र होता है। अब इनके लिए भी क्या हुआ एक तरह से, तो ये मेन रीजन था, तात्कालिक कारण। तो कुछ जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया गया, या उनको शूट कर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो उसके बाद उन्हें क्या किया, इन्होंने उन लोगों को क्या किया, उनको भी जैसे जेल में डाल दिया गया। तो सिपाहियों ने क्या किया, ये और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसके बाद उन्होंने जो है क्रांति शुरू कर दी। ठीक, तो फिर फर्स्ट 1857 की जो क्रांति थी, तो हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो 1857 में क्या हुआ, मार्च में, डेट क्या थी, 29 मार्च, बैरकपुर, जो आपने सुना बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये कब की घटना है, 29 मार्च की। उससे पहले देखिए एक घटनाएं और घटी थी, कि घटनाएं ऐसी माइनर सी हैं। एक तो यही है कि डलहौजी जब था 1849 में, तो उसने ये बोल दिया था कि बहादुर शाह जफर है जो, वो आखिरी मुगल सम्राट होंगे। मतलब देखिए ये जो काम है वो आग में घी डालने वाले थे। इसका क्या मतलब हुआ कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनके बाद जो होंगे उनको राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, और वो लाल किले को छोड़ के उन्हें रहना होगा। फिर उसी टाइम पे क्या है, इंडो बर्मा युद्ध चला था, आपको पता हो तो 1824 में क्या हुआ था, इंडो बर्मा जब युद्ध था, तो आदेश आ गया कि जो सैनिक हैं उनको समुद्र पार करने भी जाना पड़ेगा, उन्हें बर्मा जाने का आदेश मिला। समुद्र पार करना जो भारत के जो सैनिक थे वो ठीक नहीं समझते थे, जैसे कि उनकी मान्यताएं थी कुछ कि समुद्र पार नहीं करते हैं, ऑल दैट, तो उसलिए वो उन्हें नहीं करना चाहते थे। वो इस वजह से क्या हुआ, ये भी रीजन थे किसके, क्रांति के। अब 29 मार्च बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये विद्रोह जो है वो और भड़क गया, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर देखिए क्या हुआ उसके बाद, 10 मई या 1857 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो सैनिक थे, मेरठ छावनी, बैरकपुर छावनी और बरेली छावनी, ये सारे दिल्ली पहुंच गए, और इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया, को नेता चुन लिया। हालांकि बहादुर शाह जफर, जैसे कि उनकी बहुत ज़्यादा एज थी, वो अंग्रेजों से दो दो हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब सिपाही ने बोल रहे थे, वो इसलिए क्योंकि उससे पहले जो है मुगल सम्राटों का ही आधिपत्य था, सम्राट के उसमें शासन करते थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, तो इन्हें जो है नेता चुन लिया गया, किसका। अब ये उसके बाद क्या हुआ देखिए, बरेली में बख्त खान, इन्होंने मोर्चा संभाला। फिर हर जगह एक लहर सी चल पड़ी, और सारे जगह के लोग क्या थे, वो क्रांति में कूदने लगे। लेकिन जो मोस्टली जो पार्ट था वो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा हुआ। ठीक, झांसी से जैसे कि आपको पता है कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, और बिहार से एक जमींदार थे। जमींदार क्यों नाखुश थे कि ये जो ऐसी ऐसी प्रथाएं लेकर आए थे, जमींदारों से भी ये लोग जमीन छीन लेते थे, चाहे वो इजारेदारी प्रथा हो या कोई और हो, तो उनसे भी उनकी जमीन छीन ली गई थी, तो वो इसलिए नाराज थे। जमींदार थे एक कौन, कुंवर सिंह, बेसिकली कहाँ से थे, जगदीशपुर से, कुंवर सिंह वहाँ से लगे। और देखिए और भी लोग, जैसे लखनऊ, बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये, इन्होंने अपने, इनके जो पुत्र थे कौन, बिरजिस कद्र,
उनको जो है लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। तो ये कुछ लोग थे जो ज़रूरी थे। और कानपुर से कौन थे देखिए, तात्या टोपे। और नाना साहेब कहाँ से, ये जो बिठूर में थे नाना साहेब भी लड़ रहे थे, कानपुर से तात्या टोपे भी इनके साथ हेल्प कर रहे थे। ठीक, ये इनका जो टर्म है वो ग्वालियर में भी आ जाता है, झांसी की रानी के साथ इनकी भी इन्होंने हेल्प की थी। ठीक, तो ये वो जो शख्सियत है जो उस टाइम पे मेन थी, लीड कर रही थी किसको, 1857 के रिवॉल्ट को। अच्छा, अब तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो है पूरी तरह से हो नहीं पाया, या आप कह सकते हैं सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली भी कब्जे में आ गई, लखनऊ भी कब्जे में आ गया, झांसी पे भी कब्जा कर लिया गया, रानी लक्ष्मीबाई मार दी गई। क्या रीज़न रहे होंगे कि उस टाइम पे देखिए, एक तो लीडर ठीक नहीं थे हमारे, बहादुर शाह जैसे कि उनकी एज थी, वो ठीक से लीड नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये कि एक जो सुनियोजित व्यवस्था होती है ना, प्लानिंग, वो नहीं थी। कि कहीं कोई, जैसे जितने भी किसान थे, उन्होंने लगा कि क्योंकि जमींदार ही उनका खून चूसते हैं, वही उनसे लगान मांगते, तो उन्होंने जमींदारों के घर जला दिए, तो उन्होंने उन्हें अपना दुश्मन माना। तो जिसको जैसा, जिसने उत्पीड़न किया बस उसको ही मान लिया, और उसके बाद इन्हें अगला पता नहीं होता था कि अगला कदम क्या उठाना है। इसलिए 1857 रिपोर्ट फेल हो गया था। ये तो नहीं कहेंगे हम कि पूरी तरह से ये फेल हो गया था। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक जो राष्ट्रवाद की भावना जो धीरे धीरे लोगों में आनी शुरू हुई थी, वो खुद को एक मानने लगे थे और खुद एक शक्ति के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो वो भावना कहीं ना कहीं 1857 के रिवॉल्ट से ही आए। तो हम इसे पूरी तरह फेल तो नहीं कह सकते। इवन उस टाइम पे जितने भी अंग्रेजों के अंदर औपनिवेशिकवाद थे, सबसे बड़ा शस्त्र आंदोलन इसी को कहा जाता है। ठीक, तो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है वो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है, और उसके बाद 1858 का एक कानून आ ही गया था। फिर देखिए क्या हुआ, 1857 हम यहाँ पे रिवॉल्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ 1857 का रिवॉल्ट ही हुआ था? नहीं, ये तो वो था, कुछ आदिवासी विद्रोह भी हुए थे, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र पे। तो देखिए बहुत सारे कानून जो है बनाए थे उन्होंने, जैसे एक तो 1793 का आपका क्या है, स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त किसने दिया था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके अंतर्गत क्या था कि कोई जमींदार वगैरह को बोल दिया जाता था और भूमि की लगान तय कर दी जाती थी कि अब आपको इतना देना पड़ेगा कुछ सालों तक। ठीक, उससे क्या हुआ कि जमींदार तो फलते फूलते रहे, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, और एक जैसा और इन्होंने ये था महल, आप कहेंगे रहने वाले महल नहीं, ठीक, महल क्या थी, एक राजस्व इकाई थी। होल्ट मैकेंजी जो है इसके जनक कहे जाते हैं, होल्ट मैकेंजी इसकी कौन है, इसके जनक कहे जाते हैं। ये सिस्टम भी जो है कहाँ, उत्तर भारत में लगाया गया था। ये पूछ लिया जाता है, महल वाली सिस्टम जो है उत्तर भारत में लगाया गया था। उसके बाद आता है एक रैयत या रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी का देखिए क्या था कि ये साउथ इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा चला था। रैयतों में क्या था कि किसानों से सीधे ही ये लगान तय कर देते थे, और रैयत जैसे गांव का समूह या गांव के लोगों का समूह, वो एक निश्चित लगान जो है तय करते थे और ये देते थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1859 की बात है। 1859 में क्या हो रहा था कि वस्त्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी, और स्पेशली इंडिया के जो वस्त्र थे बहुत, तो उस टाइम क्या था, इंडिया में नील की खेती का कॉन्सेप्ट आया। नील की खेती का कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्यों कि जो है, और जो उपनिवेश थे ब्रिटेन के, ठीक, जो दूसरे लोग जो है करते थे, वहाँ पे वो छीन चुके थे उस टाइम पर, अमेरिका से रिलेटेड, एक तो कैरेबियन द्वीप समूह, तो वहाँ पे नील की खेती होती थी। अब नील की खेती के लिए वो क्या करे, कहाँ से रंग आएगा, तो उन्होंने भारत में ये संभावनाएं तलाश कर दी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, नील की खेती होती थी वो दो तरह से होती थी, एक तो होती थी निश, और दूसरी होती थी रैयती व्यवस्था। ठीक, ये आधा है। निश का मतलब जो बागान मालिक थे वो खुद से नील की खेती कर लेते थे, तो उसको निश कहते थे। रैयती व्यवस्था क्या थी कि जो आपके छोटे काश्तकार या किसान हैं वो कर लेते थे बागान मालिकों से, वो उन्हें देते थे, लेकिन उनकी एक शर्त रहती थी कर्ज देने के आवाज़ में कि आपको अपनी भूमि के 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और कौन सा भाग, जो सबसे उपजाऊ भाग रहता था। स्टार्टिंग में किसानों को लगा सिर्फ 25% है, नील की खेती करने का कर्ज मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे पता चला कि एक तरह का दुष्चक्र था जिसमें वो फंसते चले गए। एक तो नील की खेती की जो खराब बात थी वो ये थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, जो जड़ें थी वो बहुत गहराई तक जाती थी और मिट्टी की पूरी जान ले लेती थी, वहाँ पर धान की खेती नहीं हो सकती थी।
1859 में देखिए क्या हुआ था, जो नील की खेती तो बहुत, अगर आपको पता हो तो बहुत पहले शुरू हुई थी, 17वीं शताब्दी, मतलब 18वीं शताब्दी के आखिर तक। यहाँ पे क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब, 1859 में। ये वही नील विद्रोह है जिसमें गांधी जी आए थे, ठीक। तो क्या हुआ था, और नील की खेती के ऊपर ही एक किताब है, दीन बंधु की, आपने सुना हो तो, नील दर्पण। ये वहाँ के जो नील के किसान हैं उनके हालातों को ही बयां करती है, कौन सी, दीन बंधु की किताब नील दर्पण, ठीक। तब नील विद्रोह हुआ था कब, 1859 में। फिर क्या, रैयती व्यवस्था में नील 25% उगाना पड़ता था, किसान इस दुर्चक्र में फंसते जा रहे थे, उसकी वजह से भी कुछ विद्रोह हो रहे थे। और फिर जब नील के 1859 में जब नील विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, एक नील का आयोग का गठन किया गया, और फिर उन्होंने पाया कि जो बागान मालिक है उन्होंने इनके साथ ज्यादती की है, और इन्हें चुनने के लिए कहा गया कि ठीक है अभी आप कर लो जो आपने कर्जा लिया, उसके बाद चाहे तो आप मत करना। इस तरह से नील की खेती, जो वहाँ के लोगों ने नील की खेती को बंद किया। और भी बहुत सारे जो है आपके जिसे कह सकते हैं जनजाति विद्रोह वो हुए थे, उनके बारे में हम एक नज़र देख लेते हैं। फिर देखिए जो कुछ जनजाति विद्रोह हुए थे उनके बारे में हम एक नज़र देख लेते हैं। देखिए कहा जाता है उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा एक वर्ड फेमस होता था, जैसे आपकी एनसीईआरटी में वो वर्ड एज इट है, उस वर्ड का क्या नाम है, दीकू। सब कहते थे कि बिरसा जो है आएगा, या बिरसा जो है हमें दीकुओं से मुक्ति दिलाने आया है। तो दीकू वर्ड किसके लिए यूज होता था, दीकू को अर्थ होता था बाहरी लोग। अच्छा, वो किन बाहरी लोगों के बारे में बात करते होंगे, वो बाहरी लोग कौन थे, अंग्रेज। जो अंग्रेज थे, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, जो उनके कानून थे, ना सिर्फ उनसे जो नॉर्मल लोग थे उनके उसमें भी अंतर नहीं पड़ा था, जो जनजाति लोग थे उनकी जो रहन सहन था उनका वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। क्यों, क्योंकि इन्होंने वन कानून बना दिए थे। कैसे वन कानून, आरक्षित वन घोषित कर दिए थे उन्होंने। इन वन का मतलब क्या है, आपको पता है कि जनजातियों के अंदर एक चीज़ रहती है कि वो खुद को जंगल की औलाद मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उनका मानना है कि जंगल पे उनका हक है और जो ये उन्हें देवता ने दिया है, ठीक। अंग्रेज क्या करते थे कि उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिए, और फिर जो है वनों की जो लकड़ियाँ थी वो इमारती इंडस्ट्रियल वुड में, टिम्बर में बहुत यूज़ हो रही थी, ठीक। उस टाइम रेलवे का भी विस्तार हो रहा था। फिर क्या किया इन्होंने, जो आरक्षित वनों में क्या था, इनकी एंट्री बैन कर दी, किसकी, जनजाति लोगों के लिए। अब जो पूरी तरह वन पर आश्रित हो वो बिना वन के कैसे रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी बहुत दयनीय हालत में पहुंच गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, तो कुछ विद्रोह हुए थे। वो विद्रोह जैसे कौन से थे, एक तो था कौन सा आपका, कोल विद्रोह, ठीक। ये वो कुछ जो है इम्पोर्टेंट विद्रोह है। उसके बाद था आपका संथाल विद्रोह, ठीक। और जातियां कौन कौन सी थी, देखिए वैसे तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे लेकिन कुछ जातियां देख लेते हैं कौन कौन सी जातियां थी और उन पर क्या क्या असर पड़ा था। एक तो वर्ड आपने सुना होगा क्या, झूम खेती। झूम खेती क्या होती है, स्थानांतरित कृषि। ये जो होती है वो बहुत फेमस होती है, किसमें, जो आदिवासी होती है, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो मोस्टली ये करते हैं। जातियाँ कौन कौन सी थी जनजातियाँ, बैगा, ये एमपी से रिलेटेड है। इनका बताने का जो मकसद है वो यही है कि सीधे सीधे एज इट जातियाँ पूछी जाती हैं, बैगा कहाँ से रिलेटेड है, संथाल, मुंडा हो, ये कहाँ से जो है रिलेटेड है। फिर है गुज्जर, गुज्जर कहाँ से थे, पंजाब से रिलेटेड थे। और ये आदिवासी समूह थे, कौन, चरावा, ठीक, गाय भैंस पालते थे, कौन, गुज्जर। आपके जो थे ये क्या थे, आदिवासी समूह थे, और क्या, गाय भैंस ये पालते थे। फिर आते हैं उसी टाइम पे आपने बकरवाल, कहाँ से रिलेटेड थे, कश्मीर से, ठीक। बकरवाल कहाँ से रिलेटेड थे, कश्मीर से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्या पालते थे, बकरियाँ। गद्दी कहाँ से रिलेटेड थे, कुल्लू, क्या पालते थे, भेड़, ठीक। ये फिर थे कुछ जातियां थी आपकी, बाकी उड़ीसा की जैसे मुंडा
हो, उरांव, गारो, खासी, ये सारी क्या थी आपकी जातियाँ थी। ठीक, अब हम देखते हैं जो विद्रोह हुए थे उनको एक क्रम में कि कौन से विद्रोह कब हुए थे। फिर आता है, देखिए एक वर्ड आता है बेवर। बेवर, बेवर क्या होता था कि जहाँ जो मध्य प्रदेश का जो घुमंती खेती जो लोग करते थे, घुमंतु जो खेती करते थे लोग, घुमंतु खेती करने वालों के लिए, ठीक, खेती करने वालों के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था, बेवर। अच्छा, जो ब्रिटिशों का मानना था कि इनका एक कथन था, ये जो मानते थे इनका मानना था कि जो लोग घूमते रहते थे ना, जैसे बंजारे हुए, घुमंतु लोग हुए, चरावाई हुए, इन्हें हमेशा शक की नज़रों से देखते रहते थे। उनका मानना था एक सभ्य नागरिक के सभ्य जीवन जीना बहुत ज़रूरी है और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक स्थायी बसावट ना हो। तो ये स्थायी बसावट करना चाहते थे, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं था इन लोगों के लिए, जो स्पेशली जो आदिवासी लोग थे उनके लिए ऐसा संभव नहीं था। अब बात करते हैं, देखिए कि वन कानूनों के प्रभाव देखिए क्या हो सकते हैं। एक तो यही है कि जंगल राज्य की संपत्ति हो गई, आरक्षण वन हो गया। फिर हो गया क्या कि एक जनजाति जो थी संथाल, ये रेशम कीड़े पालती थी। अब इन पे कैसे फर्क पड़ा, देखिए ये रेशम कीड़े पालते थे तो जो बिचौलिए होते थे वो इनसे कम दाम में रेशम खरीद के और ज़्यादा दामों में बेच देते थे। ठीक, तो ये कौन से थे, संथाल जनजाति जो थी वो रेशम पालन के लिए फेमस थी। फिर देखिए एक हुआ था क्या 1910 में बस्तर विद्रोह, और उसके बाद क्या हुआ, एक बरली विद्रोह हुआ 1940 में। क्या हुआ, बरली विद्रोह। फिर क्या हुआ, एक बड़ी ही फेमस नाम जो आता है बिरसा मुंडा का आता है। इनसे ही रिलेटेड जो विद्रोह था उसे क्या कहते हैं, उलगुलान विद्रोह। ठीक, वो किससे रिलेटेड है, बिरसा मुंडा से। ये क्या होता है, इनका जन्म हुआ था 1870 में और 1895 में क्या किया था इन्होंने, विद्रोह कर दिया था। ये क्या थे, आदिवासी जनजाति थे और ये ऐसे ही जो है गाने गाकर बड़े हुए थे कि जो औरतें थी वो गाती थी कि अंग्रेज सरकार ने ये किया, अंग्रेजी सरकार ने वो किया, तो ये सुन सुन के बड़े हुए थे तो इनका इन पर बहुत गहरी छाप पड़ी थी। फिर क्या हुआ था, ये वैष्णव हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ईसाई मिशनरी आई और ये ईसाई बन गए। उसके बाद से ये फिर से वैष्णव बन गए। लोग तो ये भी मानते हैं कि इनमें दैवीय शक्तियाँ थीं, ये लोगों को बचाने आए हैं, या लोग इनके छूते ही ठीक हो जाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। और फिर क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई किससे, हैजे से। उसके बाद से ये जो उलगुलान जो विद्रोह था, ठीक, वो क्या हुआ, थमसा गया और उसके बाद आदिवासियों के विद्रोह यहीं पे थोड़े से समाप्त हो गए, छोटे मोटे चलते रहे लेकिन कुल मिला के यहीं समाप्त हो गए। एनसीईआरटी क्लास जो आपकी बुक 1 है वो आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास को पढ़ने की कोशिश करेंगे।